हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड वॉरियर। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक बार आप लोग इसको देख लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी जो हमारी क्लासेस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस क्लासेस के अलावे थ्योरी क्लासेस की जानकारी चाहिए तो एक बार आप लोग सामने में जो नंबर दिया हुआ है उस पे आप लोग इस नंबर पे आप लोग कॉल करेंगे। इससे आप लोगों इस नंबर से आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास की ओर। जो हम लोगों का आज का मेन मोटिव है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने में, प्रकाश वर्ष डॉट डॉट की एक माप है। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? ऑप्शन ए हवाई जहाज की गति की, तारों की, दूरियों की, प्रकाश की गति या रॉकेट की गति। तो इसमें आपका आंसर होगा फ्रेंड प्रकाश की गति की। प्रकाश की गति की। प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की दूरी। एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब क्या आप लोगों को ये पता है कि प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति है 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, प्रकाश की गति है। और प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है एक वर्ष में वो जितना दूरी तय करता है उसे ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन क्या कहा जाता है? जब हम स्थिति और धरती या धरती और उसकी स्थिति की संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए भूगर्भ शास्त्र, या बी नेफ्रोलॉजी, सी मिट्टी संबंधी विद्या और डी वायरोलॉजी। तो इसमें आपका आंसर होगा भूगर्भ शास्त्र। धरती की संरचना का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। अगर बात करें नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी जो होता है वो किडनी या गुर्दे का जो विशेषज्ञ होते हैं उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसके बाद मिट्टी संबंधी जो विद्या होता है उसे हम लोग कहते हैं पेडालॉजी, उसे क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। और वायरोलॉजी का अर्थ होता है कि जो विषाणुओं का या वायरस का अध्ययन करता हो उसे वायरोलॉजी कहते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा है स्थिति और धरती की संरचना की अध्ययन का, तो उसे हम क्या कहेंगे? भूगर्भ शास्त्र। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे लचीला धातु कौन सा है? यहाँ पे 4 धातु के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है सोना, बी में लोहा, सी में पारा, डी में पैलेडियम। तो इसमें से पूछा है कि सबसे लचीला धातु कौन सा है, तो राइट आंसर इसमें आपका होगा सोना। सोना जो है वो सबसे लचीला धातु होता है। वैसे तो आकार हम लोहे को भी देते हैं, लोहे को भी गर्म करके हम उसे विभिन्न आकार में बदलते हैं, लेकिन सोने में क्या होता है कि हम उसे बहुत ही लचीला यानी बहुत पतला बना सकते हैं। इतना पतला कि वो पारदर्शी भी हो सकता है, हम उसे आर पार भी देख सकते हैं। लेकिन लोहे को क्या है कि हम उसे कोई भी आकार देंगे तो वो बहुत लचीला नहीं हो सकता है, वो ठोस अवस्था में ही वो होगा। तो सबसे लचीला धातु पूछा गया है, तो सबसे लचीला धातु क्या है? सोना। और साथ ही साथ सोना बहुत भारी धातु भी होता है। सबसे चमकीला ग्रह क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का,
सबसे चमकीला ग्रह क्या है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, बी धरती, सी बृहस्पति, डी मंगल। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र राइट आंसर। शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह क्यों है, आइए हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए ये है हमारा वेनस, ठीक है। शुक्र क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसे वो 70 से 75% किरणों को परावर्तित कर देता है। यानी कि सूर्य से इसके पास में जो किरणें जाती है और उन किरणों को वो क्या करता है, लौटा देता है। तो कितनी प्रतिशत किरणों को वो लौटा देता है, वो 75% जो किरण है उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। इस वजह से शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाना है, बंजर भूमि में पेड़ लगाना है, इसमें क्या होगा, पेड़ों की कटाई, ये तो सबसे पहले ऑप्शन हट जाएगा। बी में है वनीकरण, सी में वन रोपण और डी में है वृक्ष रोपण। इसमें आपका राइट आंसर होगा वनीकरण, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये वनीकरण, वन रोपण और वृक्ष रोपण तीनों तो एक ही चीज है, लेकिन फिर भी इसमें आंसर वनीकरण क्यों हुआ, क्योंकि सवाल पूछा है बंजर भूमि में। तो जब बंजर भूमि में जहाँ पे हम कृषि नहीं कर सकते हैं, बीजों को नहीं उगा सकते हैं, उस तरह की भूमि में अगर हम लोग वन लगाते हैं तो वो वनीकरण कहलाता है। इसके बाद वन रोपण का अर्थ है कि वैसा क्षेत्र जहां पहले से ही वन है, लेकिन क्या होता है कि पेड़ों को काट लिया जाता है और फिर उस जगह पे नए पेड़ उगाए जाते हैं, तो वो वैसी अवस्था में वन रोपण हुआ। प्रश्न पूछा है बंजर भूमि, इसलिए राइट आंसर होगा वनीकरण। और वृक्ष रोपण का होता है कि हम कहीं भी अपनी मर्जी से यदा कदा जहां भी चाहे वृक्षों को रोप सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इसमें वनीकरण होगा। बंजर भूमि हो तो वहां आपका आंसर होगा वनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में, बिग बैंग कितने साल पहले हुआ था? बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको। तो प्रश्न पूछा है कि ये बिग बैंग जो हुआ था वो कितने साल पहले हुआ था? ऑप्शन ए 14.7 अरब साल पहले, ऑप्शन बी 13.5 अरब साल पहले, सी 13.7 अरब साल पहले, डी 15.5 अरब साल पहले। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी 13.7 अरब साल पहले। अब बिग बैंग के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो बिग बैंग जो था, कहा जाता है कि पहले हमारा जो ब्रह्मांड था वो सब एक ही अणु में मिले हुए थे, या कहे कि वो सब एक ही मतलब गोलाकार स्थिति में थे। फिर क्या हुआ कि वो उसमें अचानक से विस्फोट हुआ। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा अणु है, लेकिन ये छोटा देखने में है मगर इसमें घनत्व तो बहुत ज्यादा था। क्योंकि आप लोग ये महसूस भी करते होंगे या जानते होंगे कि अगर कहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ है या बहुत सघन एरिया अगर है, तो वहां पे क्या होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा होने लगती है। तो सारे अणु, पूरा ब्रह्मांड में जितना भी पदार्थ था सब एक साथ मिला हुआ था। इस वजह से क्या था कि वो बहुत गर्म हो गया और उसमें घनत्व तो बहुत ज्यादा था। इस वजह से ये अचानक इसमें महाविस्फोट हुआ और ये विस्फोट होकर के बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्कापिंड, जितने भी आप अभी के ब्रह्मांड में देख रहे हैं सबका निर्माण हो गया। और ये कहा जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार अभी भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो यहीं तक सीमित है, बल्कि ये और भी फैलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप लोग समझ गए।
और ये कितने साल पहले हुआ था? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13.7 अरब साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में, भारत का पहला यूरेनियम खदान कहाँ है? भारत का पहला यूरेनियम खदान कहाँ है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जादूगोड़ा खान। जादूगोड़ा कहाँ है? ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में है। जादूगोड़ा कहाँ पे है? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है। अगला प्रश्न देखिए, उर्सा मेजर एक, उर्सा मेजर क्या है, वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए कुंभ, बी कैसियोपेया, सी तारामंडल, या डी ग्रह। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उर्सा मेजर क्या है? वो एक प्रकार का तारामंडल है, यानी जिसे हम लोग सप्तऋषि भी कहते हैं। सप्तऋषि क्या है? तारों का एक समूह है। इसके बाद अगर ग्रह के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद अगर बात करें कैसियोपेया के बारे में, तो ये भी एक प्रकार का तारामंडल ही है, जिसे हिंदी में शर्मिष्ठा तारामंडल कहते हैं। ठीक है, उर्सा मेजर को हम लोग सप्तऋषि कहते हैं और इसका अर्थ होता है शर्मिष्ठा तारामंडल। तो यहाँ बात आई है उर्सा मेजर की, तो हमारा आंसर इसमें होगा तारामंडल, जिसे कि हम लोग सप्तऋषि भी कहते हैं। इस उर्सा मेज मूर्सा मेजर को आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि तारों की, ये तारों का एक समूह बना है। एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, और इस तरह से तारों का एक समूह बना है। इसे क्या कहा जाता है? इसे ही उर्सा मेजर कहते हैं और यही सप्तऋषि है। इसी प्रकार से अगर हम अपने ब्रह्मांड में देखेंगे तो बहुत सारे तारे हैं और हम उसमें कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं। तो ये क्या होता है? तारों का एक समूह होता है जिसे हम लोग तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तो उर्सा मेजर आप लोग समझ गए। उर्सा मेजर को ही ग्रेट बियर भी कहा जाता है, बिग बियर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षय संसाधन का उदाहरण है? अक्षय संसाधन के बारे में आप लोग जानते हैं, एक ऐसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो। अक्षय यानी कि जिसका कभी क्षय ना हो, नाश नहीं हो, तो वो कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी वन्य जीवन, डी प्राकृतिक गैस। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वन्य जीवन। क्योंकि देखिए कोयला है, कोयला कभी ना कभी समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद पेट्रोलियम भी ऐसा संसाधन है जो एक निश्चित समय है इसका, कि अगर बहुत अंधाधुंध अगर इसका हम उपयोग करें तो एक ना एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा। वही कंडीशन प्राकृतिक गैस के साथ भी है। लेकिन वन्य जीवन के साथ में क्या है कि जब तक हमारा ब्रह्मांड है, जब तक हमारा जीवन है, तब तक ये वन्य जीवन या जो पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं वो सलामत रहेंगे, जो जीव जंतु है वो सलामत रहेंगे तब तक जब तक, हाँ भले ही इसकी प्रजातियां बदलती रहे। जैसे कि ये कहा जाता है कि एक समय में डायनासोर था, वो नहीं है, लेकिन क्या वन्य जीवन पशु पक्षी समाप्त हो गए? नहीं, इसकी प्रजातियां बदलती रहेंगी, लेकिन ये कभी भी अक्षय नहीं होगा, ये कभी भी नाश नहीं होगा तब तक जब तक हमारा ब्रह्मांड है। तो राइट आंसर इसमें आपका होगा वन्य जीव। अगला प्रश्न है, रंगित बांध स्थित है, यानी रंगित बांध जो है वो कहां पर है? ऑप्शन ए मेघालय, बी असम, सी सिक्किम, डी मणिपुर। तो राइट आंसर आपका इसमें होगा सिक्किम। रंगित बांध कहां पे है? सिक्किम में है। और रंगित बांध जो है वो रंगित नदी पर है, और ये रंगित नदी जो है वो तिस्ता नदी की एक सहायक नदी है। अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1999 में हुआ था।
रंगित बांध का निर्माण कब हुआ था? 1999 में हुआ था और इस बांध से 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और रंगित नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तीस्ता नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी संरक्षण की एक विधि है। मिट्टी संरक्षण के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। मिट्टी संरक्षण की एक विधि है क्या? बंधी वंश वृद्धि, वनीकरण, आवास प्रबंधन या परिधि अपवाह? परिधि अपवाह। इसमें आपका राइट आंसर होगा परिधि अपवाह। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? परिधि अपवाह। अब आप लोग ये जानते हैं कि मिट्टी संरक्षण क्या होता है, कि मिट्टियों में जो उर्वरकता होती है उसे हमें रोक करके रखना है। तो परिधि अपवाह क्या होता है कि ये एक तरह से मतलब घेराव होता है, घास मार्ग जिसको कहते हैं। आप लोगों ने खेत सभी ने देखा होगा, उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि खेत के चारों ओर मेड़ बनाया जाता है। इस मेड़ का क्या काम होता है? इस मेड़ का काम होता है कि उस खेत में जो पानी है उसे रोक करके रखना है, और साथ ही साथ उस पानी के साथ में जो मिट्टी है वो भी रुकी रहे। और मिट्टी में जो जब मिट्टी रुकी रहेगी तो उसमें जो उर्वरकता है, जो गुणवत्ता है उस मिट्टी में, वो भी रुकी रहेगी। तो ये जो परिधि यानी ये जो घेराव बनाया गया है, इस घेराव के जरिए मिट्टी का संरक्षण किया गया है। अपवाह का मतलब होता है बहना। ठीक है, तो परिधि अपवाह यानी कि इस माध्यम से हम क्या करते हैं, खेतों को बना करके उसमें मिट्टी का संरक्षण करते हैं परिधि अपवाह के माध्यम से। अगला प्रश्न है, सूर्य की वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे सूर्य की वायुमंडल के बारे में पूछा है, ना कि पृथ्वी की वायुमंडल के बारे में। सूर्य की वायुमंडल के सबसे नीचे की परत को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल, संक्रमण क्षेत्र, फोटोस्फेयर या आइस रिश? इसमें आपका राइट आंसर होगा फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर कहते हैं प्रकाश मंडल को। ठीक है, हर किसी का अपना एक वायुमंडल होता है, हर ग्रह का, हर ये का, तारे का एक अपना वायुमंडल होता है। तो उसी प्रकार से सूर्य का भी एक अपना वायुमंडल है। इसको आप लोग देखिए, ये जो चौथा नंबर है, ये जो चौथा नंबर है वो है फोटोस्फेयर यानी कि प्रकाश मंडल। तो हम लोग जब सूर्य को देखते हैं तो क्या हम लोग डायरेक्ट सूर्य को देख लेते हैं? नहीं, हम लोग उसकी आभा को, उसकी किरणों को, उसके प्रकाश को हम लोग देखते हैं। तो अगर ये सूर्य है तो ये क्या है? इसकी आभा है, यानी कि जो प्रकाश मंडल है, जो प्रकाश निकल रहा है वो है। तो प्रश्न क्या पूछा था यहाँ पे? सूर्य की वायुमंडल के सबसे नीचे की परत को पूछा गया था। तो नीचे की परत क्या है? ये आपका नीचे की परत है फोटोस्फेयर यानी कि प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल का अर्थ होता है किसी तारे की बाहरी खोल, यानी कि ये अगर सूर्य है तो ये क्या हुआ? इसका बाहरी खोल हो गया। उसी तरह से जैसे हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के बाहर का भी वायुमंडल होता है, तो उसी तरह से ये सूर्य का वायुमंडल का निचला परत है, जिसे हम लोग फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के भूगोल की। देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न है। सबसे पहला है, वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों में कितने लाख टन उत्पादन करता है?
यानी झारखंड में जितने भी खनिज पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार की खनिजों का उत्पादन होता है, उसमें से सभी खनिजों को मिला के कितना लाख टन ये उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर ए 160, बी 250, सी 300, डी 400। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 160 लाख टन। 160 लाख टन ये उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। आप लोग मैप में इसे देखेंगे और मैप में देख के समझेंगे कि झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए गढ़वा, बी रांची, सी जमशेदपुर, डी बोकारो। इसमें आपका राइट आंसर होगा गढ़वा। गढ़वा जिला जो है वो यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? स्थानांतरण कृषि के बारे में आप लोग सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो क्या होता है स्थानांतरण कृषि? इसका अर्थ होता है कि एक जगह कृषि करने के बाद उस भूमि को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर कृषि करने के लिए दूसरे स्थान को चुना जाता है। अगर सरल भाषा में कहें तो स्थान का अंतर होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड की वो कौन सी जनजाति है जो इस प्रकार की कृषि करती है। ऑप्शन ए मुंडा, बी लोहरा, सी सोरिया पहाड़िया, डी बिरहोर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया जनजाति के जो लोग होते हैं वो स्थानांतरण कृषि करते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी उड़ीसा। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? उड़ीसा राज्य स्थित है। देखिए, ये है हमारा झारखंड। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? उड़ीसा, उत्तर में बिहार, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की भी सीमा मिलती है थोड़ी सी यहाँ पे। इसके बाद पूरब में वेस्ट बंगाल। बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड की सीमा के साथ में मिलती है। प्रश्न था दक्षिण में, तो दक्षिण में कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है। प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? उसरी फॉल झारखंड में है और वो झारखंड के किस जिले में है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रांची जिला, बी लातेहार जिला, सी गिरिडीह जिला, डी बोकारो जिला। तो इसमें आपका आंसर होगा गिरिडीह जिला। उसरी फॉल कहाँ पे है? वो झारखंड के गिरिडीह जिला में है। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने में, झारखंड में कितनी मुख्य नदियां बहती हैं? मुख्य नदियां मतलब नदियां तो बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ नदियां जो होती है वो मुख्य नदियां मानी जाती है। तो झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में कितनी मुख्य नदियां हैं? ऑप्शन ए 8, बी 6, सी 4, डी 10। तो राइट आंसर होगा आपका 8। अगर नदियों की बात करें तो पहला है दामोदर, अजय, मोर,
शंख, बराकर, उत्तरी, कोयल, दक्षिणी, कोयल। 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां है स्वर्ण रेखा। ये 8 नदियां जो है वो झारखंड की मुख्य नदियां हैं, बाकी जितनी भी नदियां हैं वो इनकी सहायक नदियां मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? प्रश्न पे गौर करेंगे, यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? ए रांची के पश्चिमी हिस्से में, बी पलामू, सी संथाल के कुछ भागों में, डी राजमहल की पहाड़ियों में। इसमें आपका राइट आंसर होगा राजमहल की पहाड़ियों में, या राजमहल की जो पहाड़ियां हैं। अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, इन सब जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। पाकुड़, राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, और इस जगह पे लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? प्रश्न ये पूछ रहा है, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार का, बी बिग पठार, सी उत्तरी पठार, डी पूर्वी पठार। तो इसमें आपका आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार क्या है? ये भारत का एक पठार है, एक पठारी भाग है, जिसके अंतर्गत में झारखंड, बिहार और उड़ीसा के राज्य आते हैं। झारखंड राज्य आता है, इसके बाद बिहार का कुछ भाग आता है और उड़ीसा का कुछ भाग आता है। तो पूर्वी सिंहभूम कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो झारखंड जिला के अंतर्गत में आता है, इसलिए ये छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत में आता है। जिस प्रकार से राजस्थान मतलब एक रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, इसके बाद आपने और भी पहाड़ियों के बारे में, विंध्याचल की पहाड़ियों के बारे में सुना होगा, उसी प्रकार से छोटा नागपुर का पठार क्या है? वो एक पठारी भाग है, पठारी क्षेत्र है, जो कि झारखंड, बिहार और उड़ीसा राज्यों में आता है, अंतर्गत आता है। और फिर पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो झारखंड में आता है, इसलिए ये किसका हिस्सा हो गया? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए। झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? झारखंड में वो कौन सी एक नदी है जिसे सोने की नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर, बी स्वर्ण रेखा, सी सोना सोन, और डी बराकर। में आपका राइट आंसर होगा स्वर्ण रेखा। झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? झारखंड में रजरप्पा जो मंदिर है वो एक धर्म स्थल माना जाता है, वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कारो, बी औरंगा, सी अजय, डी दामोदर और भैरवी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड दामोदर और भैरवी। रजरप्पा जो है वो दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। तो फ्रेंड हम लोगों का क्लास आज यहीं पे कंप्लीट होता है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।